अगर हम एक पल के लिए सोचें कि हम इस वक्त आराम से अपने काउच पर बैठे हैं और ठीक उसी वक्त कानून की नज़र में हम किसी दूसरे शहर में एक $multi million डील साइन कर रहे हैं। हाँ, मतलब सुनने में ये किसी साईफाई मूवी की टेलीपोर्टेशन प्लॉट जैसा लगता है ना? बिल्कुल। आमतौर पर जब हम फिजिकल रियलिटी की बात करते हैं तो एक इंसान एक वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद हो सकता है। राइट, पर लीगल फिक्शन की दुनिया में ये कोई जादू नहीं है। सही कहा। ये हमारे आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सच है। और इस गहरे विश्लेषण में यानी इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 10 के उस दिलचस्प हिस्से को डिकोड करेंगे जिसे कानूनी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। और इसके लिए हमारे सोर्सेज में लीगल नोट्स, एकेडमिक ट्रीटिसेस और सदियों पुराने लैंडमार्क केस लॉज शामिल हैं। इन सब को मिलाकर आज हम बिल्कुल तह तक जाएंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं इस डिस्कशन को लीड करूंगा। और मैं यहाँ लीगल कॉन्सेप्ट्स और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इस पुराने कानून को समझने की जरूरत ही क्या है? एक्चुअली हमारी जो मॉडर्न कॉमर्स है, ग्लोबल ट्रेड और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से डेलीगेशन पर चलती है। डेलीगेशन यानी अपना काम दूसरों को सौंपना? एग्जैक्टली सोचने वाली बात है। अगर एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ को हर एक पैकेज खुद डिलीवर करना पड़े तो क्या वो कंपनी एक दिन भी चल पाएगी? हाँ, मुमकिन है। कोई भी व्यक्ति हर जगह एक साथ नहीं हो सकता। बस इसीलिए हम दूसरों को अपने बिहाफ पर काम करने का अधिकार देते हैं। और इस डीप डाइव में हमारा फोकस स्पेसिफिकली मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी पर होगा। यानी वो कौन से कानूनी तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति ऑफिशियली दूसरे का एजेंट बन जाता है। सही बात है। ये लॉ सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक सीमित नहीं है। ये हमारी गली की दुकानों में, परिवारों में और यहाँ तक कि इमरजेंसीज में भी लागू होता है। तो चलिए फाउंडेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी है कि एजेंट आखिर है कौन। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 182 इसे बहुत क्लियर शब्दों में समझाता है। एजेंट वो व्यक्ति है जो किसी और के लिए काम करता है या किसी थर्ड पार्टी के आगे उसे रिप्रेजेंट करता है। और जिस व्यक्ति के लिए ये काम किया जाता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। बिल्कुल, पर कानून ने ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही हवा में नहीं बनाया। इस पूरे लॉ का आधार एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल लैटिन मैक्सिम पर टिका है। वो मैक्सिम जिसका नाम है क्वी फासित पर आलियम, फासित पर से। हाँ, सुनने में ये किसी मंत्र जैसा लगेगा, पर इसका सिंपल सा मतलब है कि जो व्यक्ति किसी और के माध्यम से काम करता है, कानून मानता है कि वो खुद ही वो काम कर रहा है। ये लॉ का एक मास्टर स्ट्रोक है, एक इनविजिबल वायर की तरह जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को डायरेक्ट जोड़ देती है। राइट? जबकि उन दोनों ने शायद कभी एक दूसरे की शक्ल भी ना देखी हो। एजेंट उस वायर में सिर्फ एक करंट पास करने वाला स्विच होता है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल सवाल आता है। सेक्शन 183 और 184 के तहत प्रिंसिपल और एजेंट बनने की कैपेसिटी किसके पास है? कानून कहता है कि प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना लाजमी है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो साउंड माइंड का होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ। ये लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि आखिर में रिस्क और लायबिलिटी तो प्रिंसिपल पर ही आएगी। पर यहाँ एक चौंका देने वाली बात आती है। कानून कहता है कि एजेंट कोई भी बन सकता है। वेट, कोई भी? जी हाँ, यहाँ तक कि एक माइनर यानी एक नाबालिग बच्चा भी लीगली एक एजेंट बन सकता है। एक पल के लिए सोचिए, ये हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कानून जो हर चीज को इतना नापतोल कर देखता है, वो एक नाबालिग को इतनी बड़ी पावर कैसे दे सकता है? देखिए, अगर एक माइनर एजेंट कोई गलती कर दे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स को गलत समझ ले, तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया ना। टेक्निकल रूप से हाँ, पर इसके पीछे कानून का एक बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक छुपा है। 1972 के उस दौर के बारे में सोचिए जब व्यापार तेजी से फैल रहा था। अच्छा। अगर किसी मर्चेंट को एक छोटी सी चिट्ठी भेजनी हो और हर बार उसे चेक करना पड़े कि उसका मैसेंजर 18 साल का अडल्ट है या नहीं, तो पूरा ट्रेड सिस्टम पैरालाइज हो जाता। मेक सेंस। कानून एजेंट को सिर्फ एक जरिया मानता है। एग्जैक्टली। अगर पाइप के दोनों सिरों पर समझदार लोग बैठे हैं, यानी कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल और कॉम्पिटेंट थर्ड पार्टी, तो माइनर एजेंट उन्हें लीगली बांध सकता है। लेकिन इसमें प्रिंसिपल के लिए एक वार्निंग भी तो छिपी होगी। बहुत बड़ी वार्निंग। अगर वो माइनर एजेंट कोई लापरवाही करता है तो प्रिंसिपल उस माइनर पर लीगली केस फाइल नहीं कर सकता। ओह वाओ। मतलब प्रिंसिपल उस बच्चे को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता। बिल्कुल नहीं। कानून का नजरिया साफ है।
अगर एक समझदार इंसान किसी नाबालिग को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाता है तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये रिस्क प्रिंसिपल का अपना है। फाउंडेशन की बात करते हुए एक और दिलचस्प सेक्शन है, सेक्शन 185। आम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो कंसिडरेशन जरूरी होता है। हाँ, यानी क्विड प्रो क्वो, कुछ पाने के लिए कुछ देना। बिना पैसे या फायदे के लेन देन के कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता। पर एजेंसी लॉ इस रूल का बहुत बड़ा एक्सेप्शन है ना? सही पकड़ा। सेक्शन 185 क्लियरली कहता है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। यानी ग्रेट्यूटस एजेंसी? जहां एजेंट बिना फीस के दोस्ती में या फ्री में काम करे। हाँ, वो भी कानून की नजर में पूरी तरह से वैलिड और एनफोर्सेबल होती है। तो फाउंडेशन क्लियर होने के बाद हम उस मुद्दे पर आते हैं जो इस डीप डाइव का कोर है। ये एजेंसी बनाई कैसे जाती है? मोड्स ऑफ क्रिएशन क्या है? सबसे सीधा और कॉमन तरीका है अपनी बात को एक्सप्रेसली बोलकर या लिखकर कहना। इसे सेक्शन 187 के तहत एक्सप्रेस अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली ये एक फॉर्मल स्टैम्प पेपर पर लिखा डॉक्यूमेंट होता है जो एजेंट के पावर्स की बाउंड्री स्ट्रिक्टली बताता है। और इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है कानून में। हाँ, इस पर हमारे सोर्सेज में एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, एटवुड वर्सेस मनिंग्स। इस केस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि पावर ऑफ अटॉर्नी में जितना लिखा है एजेंट सिर्फ उतना ही कर सकता है। अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि एजेंट सिर्फ बैंक अकाउंट मैनेज करेगा और वो प्रॉपर्टी बेच दे, तो प्रिंसिपल उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। एक्सप्रेस अथॉरिटी बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। पर असल जिंदगी हमेशा पेपर पर तो नहीं चलती। उलझनें तब शुरू होती हैं जब हम इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं। सही कहा। यह भी सेक्शन 187 का हिस्सा है। इम्प्लाइड अथॉरिटी वहां होती है जहां अधिकार बोलकर या लिखकर नहीं मिलता, बल्कि हालात, सर्कमस्टेंसेस और कंडक्ट से समझा जाता है। यानी आपसी व्यवहार से। हाँ, और इसमें कई लेयर्स हैं, जैसे इंसिडेंटल अथॉरिटी। अगर किसी एजेंट को घर बेचने की एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है तो न्यूज़पेपर में ऐड निकालने की अथॉरिटी उसे इम्प्लिसिटली मिल जाती है। क्योंकि मुझे काम को पूरा करने के लिए वो छोटे मोटे इंसिडेंटल कदम जरूरी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यूजुअल और कस्टमरी अथॉरिटी भी होती है जो इंडस्ट्री के तौर तरीकों पर डिपेंड करती है। चलिए इसे कार की एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने दोस्त को अपनी गाड़ी की चाबियां दे देता है और हर महीने वो उस गाड़ी के पेट्रोल का बिल, सर्विसिंग और पार्किंग भी पे करता है। उसने लिखकर नहीं दिया कि ये दोस्त उसका ऑफिशियल ड्राइवर या एजेंट है। लेकिन सोसाइटी और मैकेनिक के आगे ये लगातार चाबी देना और खर्चा उठाना एक ऐसा कंडक्ट है जो सामने वाले को इम्प्लाइड एजेंट बना देता है। राइट। अगर दोस्त मैकेनिक से गाड़ी ठीक कराए तो बिल मालिक को ही जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मालिक के कंडक्ट ने वहां इम्प्लाइड अथॉरिटी क्रिएट कर दी थी। और ये इम्प्लाइड अथॉरिटी परिवारों में, खासकर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट करती है। हाँ, कॉमन लॉ में एक पत्नी जो अपने पति के साथ रह रही है, उसके पास घर की जरूरी चीजें पति के क्रेडिट पर खरीदने की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, रेशन, कपड़े वगैरह। लेकिन कानून ने एक लिमिट भी सेट की है यहाँ। राइट। हमारे नोट्स में एक बड़ा फेमस केस है, डेविनहैम वर्सेस मिलन। इसमें क्या हुआ था? इस केस में पत्नी ने दुकानों से कपड़े पति के नाम पर उधार लिए, पर पति ने एक्सप्लिसिटली उसको इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि उसे उधार लेने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब दुकानदार ने बिल भेजा तो पति ने देने से इनकार कर दिया होगा। बिल्कुल। और कोर्ट का फैसला पति के हक में आया। कोर्ट ने कहा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर प्रिंसिपल ने एक्सप्लिसिटली रोक लगाई है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी फेल हो जाती है। मतलब पति लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की बात हुई, पर कभी अचानक कोई आफत आ जाए जहां प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो। वहीं पर कानून एक सेफ्टी नेट देता है। सेक्शन 189 में इसे एजेंसी बाय नेसेसिटी कहा गया है। डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी। हाँ, इमरजेंसी में एक आम इंसान किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एजेंट बन सकता है बिना प्रायर परमिशन के। पर ऐसे तो कानून किसी को भी राह चलते एजेंट बनने की छूट नहीं देगा। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस होंगी ना? बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। पहली शर्त, वहां असली और तुरंत इमरजेंसी होनी चाहिए। दूसरी, प्रिंसिपल से डायरेक्शंस लेने के लिए कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी शर्त, एक्ट बोनाफाइड होना चाहिए। यानी नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए और प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। इसको समझने के लिए 1874 का लैंडमार्क केस देखते हैं, ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे को वर्सेस स्वफील्ड। ये वही घोड़े वाला केस है ना? हाँ, एक व्यक्ति ने ट्रेन से अपना एक घोड़ा भेजा। रात को ट्रेन स्टेशन पहुंची तो घोड़े को लेने मालिक या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। अब स्टेशन मास्टर बेचारा क्या करता?
वो जिंदा जानवर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। और उस जमाने में टेलीफोन भी नहीं थे कि तुरंत मालिक को कॉल करें। तो स्टेशन मास्टर ने उस घोड़े को एक लोकल अस्तबल में रखवा दिया। उस टेबल वाले ने घोड़े को चारा भी खिलाया होगा। बिल्कुल। जब मालिक लेने आया तो उसने रेलवे कंपनी को बिल भरने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, मैंने कब कहा अस्तबल में रखने को। तो मैटर कोर्ट में क्या होगा? हाँ, और कोर्ट ने माना कि रेलवे कंपनी के पास दूसरा रास्ता नहीं था, वो ऑटोमेटिकली मालिक की एजेंट ऑफ नेसेसिटी बन गई थी। तो मालिक को बिल रीइंबर्स करना पड़ा। जी हाँ, पर यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी किसी की मदद करके जबरदस्ती पैसे मांग सकता है? यही मैं सोच रहा था, लोग तो महसूस करेंगे इसका। इसी लूप होल को बंद करने के लिए कानून में ऑर्डिनरी प्रूडेंस का रूल है। यानी आम समझदारी। एग्जैक्टली। अगर आम हालात में एक समझदार आदमी अपने खुद के सामान को बचाने के लिए वैसा ही फैसला लेता जैसा इमरजेंसी में लिया गया, तभी ये एजेंसी वैलिड होगी। एक्स्ट्रावैगेंट या बेवकूफ़ी भरे एक्शंस को कानून प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बहुत सही। अब इम्प्लाइड और नेसेसिटी के बाद एक और रोचक तरीका आता है, एजेंसी बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, सेक्शन 237। हाँ, यहाँ असल में पहले से कोई इंटेंशन नहीं होती, बल्कि लोगों के भ्रम और बिहेवियर से लॉ फोर्स में आता है। एस्टॉप का मतलब ही होता है किसी को रोकना। कानून को हिपोक्रेसी पसंद नहीं है। अगर प्रिंसिपल अपने शब्दों या एक्शन से दुनिया को विश्वास दिलाता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, तो बाद में वो मुकर नहीं सकता। कानून उसे अपनी बात से स्टॉप करता है। सही बात। और होल्डिंग आउट इसी का एक रूप है। जैसे अगर एक बच्चा लगातार किराने की दुकान से पेरेंट्स के क्रेडिट पर महंगी चीजें खरीदें, पेरेंट्स हर महीने बिना कंप्लेंट के बिल भर दें, तो उन्होंने लगातार बिल भर के बच्चे को एज एन एजेंट होल्ड आउट किया है। अब कल को बच्चा बहुत महंगा सामान ले आए तो पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अथॉरिटी नहीं दी थी, क्योंकि दुकानदार ने उनके पिछले कंडक्ट पर भरोसा किया था। कानून मासूम थर्ड पार्टीज को बचाता है यहाँ। इसका एक क्लासिक सोर्स एग्जाम्पल है पिकिंगम वर्सेस बस केस। हाँ, हेम्प यानी भांग वाला केस। एक बायर ने भांग का लंबा स्टॉक खरीदा और एक ब्रोकर की कस्टडी में छोड़ दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रोकर का बिजनेस ही लोगों का सामान बेचना था। राइट। बायर ने बेचने को नहीं कहा था, बस प्रॉपर्टी वहां रखी थी, पर ब्रोकर ने सामान देखा और बेच दिया। तो कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने कहा कि जब मालिक अपना सामान ऐसे ब्रोकर के पास रखता है जिसका काम ही बेचना हो, तो दुनिया को इम्प्लाइड मैसेज जाता है कि ब्रोकर के पास बेचने की अथॉरिटी है। मालिक का ये आचरण थर्ड पार्टी में विश्वास पैदा करता है, इसलिए मालिक मुकर नहीं सकता। बिल्कुल। बिजनेस ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अब इस कानूनी सफर के सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्या हो अगर कोई व्यक्ति बिना अथॉरिटी के आपके बिहाफ पर एक डील साइन कराए और आप बाद में उस डील को देखकर मुतमईन हो जाएं और एक्सेप्ट कर लें? हाँ, कानून में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रैटिफिकेशन कहते हैं। सेक्शंस 196 से 200। ये लॉ का अपना टाइम मशीन है। टाइम मशीन एनालॉजी बहुत सही है इसके लिए। एजेंट ने बिना पावर काम किया और बाद में प्रिंसिपल ने उस पर अपना अप्रूवल स्टैंप लगाया। जैसे ही अप्रूवल मिला, कानून उस टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जाता है और उस एक्शन को शुरू से ही वैलिड कर देता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हाँ, इसकी एक लैटिन मैक्सिम भी है जिसका सिंपल मीनिंग है कि बाद में दी गई मंजूरी शुरू में दिए गए आदेश के बराबर होती है। लेकिन इसमें शर्तें तो बहुत सख्त होंगी। हर चीज को थोड़ी रेटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सख्त है। पहली शर्त, एजेंट ने एक्ट करते वक्त क्लियर किया हो कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं। दूसरी शर्त सेक्शन 198 में मिलती है, फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। प्रिंसिपल को सारे जरूरी फैक्ट्स पता होने चाहिए। धोखे में रैटिफिकेशन वॉइड होता है। और सेक्शन 199 ये कहता है ना कि रैटिफिकेशन पूरे ट्रांजैक्शन का होना चाहिए। हाँ, इंसानी फितरत होती है कि फायदे वाला हिस्सा रख लें और नुकसान वाला छोड़ दें। कानून कहता है पूरा पैकेज लीजिए वरना कुछ नहीं। और ऑफ कोर्स काम शुरू से लॉफुल होना चाहिए। इलीगल या फ्रॉड को बाद में लीगल नहीं बना सकते। सबसे टेक्निकल कंडीशन तो ये है कि एक्ट के टाइम पर प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। इस पर हमारे पास वो आइकॉनिक केस है ना, केल्नर वर्सेस बैक्स्टर। हाँ, कंपनी प्रोमोटर्स वाला केस। कंपनी लीगली बनी नहीं थी, वजूद में नहीं थी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिर जब कंपनी बन गई तो उन्होंने रेटिफाई करना चाहा। राइट, पर कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने फिलोसॉफिकल लॉजिक दिया
कि जो एंटिटी पास्ट में थी ही नहीं, वो प्रेजेंट में आकर अपने पास्ट को एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। वाह, तो प्रोमोटर्स खुद पर्सनली लायबल हुए होंगे। बिल्कुल। और इस टाइम मशीन इफेक्ट का सबसे तगड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें बोल्टन पार्टनर्स वर्सेस लैम्बर्ट केस में मिलता है, जिसमें राटिफिकेशन थर्ड पार्टी के खिलाफ बहुत खतरनाक साबित हुआ। हाँ, एजेंट ने बिना अथॉरिटी ऑफर एक्सेप्ट किया। थर्ड पार्टी को पता चला तो उसने ऑफर रिवोक करने की कोशिश की। पर उससे पहले ही कंपनी के बोर्ड ने उस अनऑथराइज्ड एक्सेप्टेंस को रेटिफाई कर दिया। थर्ड पार्टी ने आर्ग्यू किया कि मैं तो पहले ही ऑफर वापस ले चुका हूं, पर कोर्ट ने कहा रैटिफिकेशन पास्ट डेट से अप्लाई होता है। मतलब लीगल एक्सेप्टेंस ठीक उसी सेकंड वैलिड हो गया जब एजेंट ने शुरू में हाँ कहा था। एग्जैक्टली। थर्ड पार्टी का ऑफर रिवोक करना देर से उठाया गया कदम माना गया। वो पूरी तरह फंस गए। ये दिखाता है कि लीगल कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि असली हथियार हैं। तो इस डीप डाइव को रैप अप करते हैं। हमने देखा कि एजेंसी सिर्फ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनती, हालात से, इमरजेंसी से और यहाँ तक कि एस्टॉपर और रैटिफिकेशन से भी बनती है। ये कानून एक मास्टर क्लास है बैलेंस ऑफ पावर की। प्रिंसिपल, एजेंट और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी के भरोसे को बचा कर रखता है। अगर मार्केट में भरोसा नहीं होगा तो कॉमर्स कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक आखिरी थॉट। हाँ। हमने 1872 का कानून समझा जो इंसानी फितरत और लिमिटेशंस पर बना था। पर आज की दुनिया में तो एआई और एल्गोरिदम्स ट्रीट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बॉट्स मिली सेकेंड्स में हजारों डील्स एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, और एआई सिस्टम्स खुद सप्लाईज ऑर्डर कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में एक एआई एल्गोरिदम को इम्प्लाइड या एक्सप्रेस एजेंट का दर्जा दिया जाएगा? और सोचिए, अगर एआई से कोई गलत ट्रेड हो जाए जिससे मार्केट क्रैश हो जाए तो लाइबिलिटी किसकी होगी? क्या क्रिएटर को ऑटोमेटिकली उसे रैटिफाई करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या उस एआई को एक माइनर एजेंट मानेंगे जहां पूरा रिस्क प्रिंसिपल का होता है? ये सच में एक पहेली है जो आने वाले कानून और कोर्ट्स को झकझोर देगी। सही बात है। टेक्नोलॉजी ने पुराने लॉस के आगे नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। इस कॉम्प्लेक्स पर फैसिनेटिंग दुनिया को और करीब से समझते रहें और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ खुद को वेल इन्फॉर्म्ड रखें।